की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोटॉन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के, या फिर इसे हम लिखे तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा वी नोट, जहां पे जो सिग्मा होता है वो हमारा होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में होता है, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जिसके कारण जो हमारा प्रोटॉन है या फिर जो हाइड्रोजन एटम है वो एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सपीरियंस करेगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नोट माइनस सिग्मा बी नोट। तो इस कारण से अगर किसी प्रोटॉन का अगर केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब कि वहां पे जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट होगा, और उस डिफरेंट मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके कारण वो एक डिफरेंट एनएमआर सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा था कि केमिकल शिफ्ट को डेल्टा स्केल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। इसके लिए जो कंपाउंड की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो लिखी जाती है, और माइनस में हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं जो टीएमएस है, ये कितनी फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब कर रहा है, और डिवाइडेड में हम लिखते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कि जो एनएमआर है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ये हमारी होती है मेगाहर्ट्ज में। तो ये डेल्टा स्केल था हमारा। तो आज हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये चीज देख ली कि एनएमआर की मदद से हम नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं कितने टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक टाइप के, दो टाइप के, तीन टाइप के। फिर हम ये देखेंगे कि एनएमआर के थ्रू हम सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स ही नहीं देख सकते, हम ये भी देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। ये हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये स्टडी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स तो हमें मिलेंगे कि एक डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई प्रोटॉन रखा है तो वो एक डिफरेंट केमिकल एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सपीरियंस करेगा, जिसके कारण वो एक डिफरेंट सिग्नल देगा। और अभी हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटॉन्स को कितने नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बेंजाइल एसीटेट के एनएमआर का एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके एनएमआर स्पेक्ट्रा का, फिर देखते हैं कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट कर। बेंजाइल एसीटेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैं एक रफली जो बेंजाइल एसीटेट का जो रफली एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो ड्रा करूंगा। ये हमारा बेंजाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है, जहां पे हमारे पास ये 5 बेंजीन के प्रोटॉन्स होंगे, और उसके अलावा ये तो ये इसका अगर रफली एनएमआर देखें तो ये इसका एनएमआर हमारे पास ऐसे टाइप का मिलता है हमें कि एक पीक यहाँ पे होगी, दूसरी पीक और तीसरी पीक इससे थोड़ा स्मॉल पीक, ये एक एनएमआर है। तो ये जो सिग्नल है वो मिलता है अराउंड 7.2 ppm, ये वाला जो सिग्नल है वो होता है अराउंड 5 ppm, और ये वाला जो सिग्नल है वो हमें मिलेगा अराउंड। ये मैंने सिर्फ एक इसका रफली स्ट्रक्चर बनाया है, ना कि मैं इस चीज के ऊपर अभी पूरा ध्यान नहीं दे रहा कि इसकी स्प्लिटिंग कितनी होगी। ये सिर्फ एक रफली है कि इसकी एक पीक यहाँ पे आएगी, एक पीक यहाँ पे आएगी, जो बेंजीन की जो 5 हाइड्रोजन है उसकी पीक लगभग अराउंड यहाँ पे आएगी। जब हम थोड़ा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में थोड़ा और आगे जाएंगे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स है इसका सिग्नल है वो नेबरिंग हाइड्रोजन के कारण, नेबरिंग डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के कारण स्प्लिट होता है। सिर्फ एक बार ये समझने के लिए मैंने सिर्फ इसका ये रफली एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाया है।
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एक पीक आई है हमारी, क्या होगा, ये जो एक पीक आई है, इस पीक के अंडर एक एरिया आएगा, ये एरिया अंडर द पीक होगा, यहाँ पे ये एरिया अंडर द पीक होगा, और इसके भी जो एरिया अंडर द पीक है कि इस सिग्नल के अंडर में कितना एरिया ये कवर कर रहा है, ये वाला सिग्नल है वो कितना एरिया कवर कर रही है, और ये वाला जो सिग्नल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। ये वाला जो सिग्नल है वो बेसिकली इनके कारण है, और ये वाला सिग्नल है वो ACH2 के कारण है, और ये वाला जो सिग्नल है वो बेंजीन के प्रोटॉन्स के कारण है। तो ये इन सभी पीक्स का एक एरिया आएगा कि ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ये पीक है वो कितना एरिया कर रही है, ये कवर कर रही है, और ये वाली पीक है वो कितना एरिया कवर कर रही है, और ये वाली पीक है वो कितना एरिया कवर कर रही है। इसके लिए इसमें इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। सो अगर देखा जाए तो ये वाले जो कर्व है इसका जो एरिया अंडर द पीक आता है वो लगभग आता है 55.5 के अराउंड, 5.5 डिवीजन। इसका जो एरिया है वो हमें मिलता है अराउंड ऑफ 22 डिवीजन, और जो ये वाली जो पीक है इसका एरिया अराउंड ऑफ आता है 32.5 डिवीजन। सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो एरिया अंडर द पीक है वो कितना है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज इसके मिलेंगे। तो अब इसके बाद क्या देखते हैं, अगर इनका रेशियो देखा जाए तो इन सभी का जो रेशियो है वो है 55.5, 22 और 32.5। जब हम इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो इसका वॉल्यूम नंबर रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो सबसे छोटा नंबर दिखता है हमें उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। इसका सबसे छोटा नंबर है 22, और ये तो इनसे डिवाइड करने के बाद जो ये रेशियो हमें मिलता है वो मिलता है 2.52, ये 1 होगा, और ये वाला जो आएगा वो आएगा अराउंड 1.48। तो ये हमें रेशियो मिलता है डिफरेंट। अब ये नंबर, ये पर्टिकुलर देखो यहाँ पे ये नंबर आया हमारा 2.52, यही रेशियो हमें बताता है कि ये जो डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। ये जो रेशियो आया है वो वही रेशियो आया है कि किस रेशियो में ये डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो अगर हमें इनमें से किसी एक सिग्नल के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हाइड्रोजन है वो हमें पता हो, गैस करो कि मान लो हमारे पास, हमें ये पता है कि ये वाला जो सिग्नल है वो 3 हाइड्रोजन के कारण है, तो इसका जो रेशियो आया वो आया है 1.48। तो हम अगर 3 को अगर 1.48 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें अप्रोक्सीमेटली मिलता है लगभग 2 के अराउंड। तो फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे को ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये नंबर हमें मिलेगा, ये मिलेगा 5.04, ये 2, और ये हमें मिलेगा 2.98। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो हमेशा एक होल नंबर होता है, तो हम ये बोल देंगे कि ये एक टाइप के जो प्रोटॉन्स है इसकी जो इंटेंसिटी है आई है वो करस्पॉन्ड करेगी 5 प्रोटॉन्स के, और ये जो फिर ये वाली इंटेंसिटी वो करस्पॉन्ड करेगी 2 के लिए, और ये वाली इंटेंसिटी करेगी 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। इसके लिए अगर हमें किसी एक टाइप के प्रोटॉन्स का अगर पता है तो हम इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इन सभी को एक वॉल नंबर रेशियो में लेके आने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये 2.52 है, ये 1 है, ये 1.48 है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको एक वॉल नंबर के अंदर कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2.52 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये नियर अबाउट 5 चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा, और ये 3 चला जाएगा। तो हमें यही देखना होता है कि नियर अबाउट वॉल रेशियो है वो हम कैसे ले सकते हैं। तो जो नंबर आएगा वही हमारा क्या बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो कितने प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये 5 एक टाइप के होंगे जो बेंजीन के अंदर होंगे, ये 2 इसके आएंगे, और ये जो 3 है वो इसके आएंगे। तो एरिया अंडर द कर्व एरिया अंडर द पीक के थ्रू हम जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के वो कितने प्रेजेंट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनएमआर की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं
कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, कि 1, 2 और 3 टाइप्स के प्रोटॉन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारा हुआ कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है। आगे मूव करने से पहले मैं एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने यूवी स्पेक्ट्रा देखा है, हमने आईआर स्पेक्ट्रा भी देखा है और एनएमआर स्पेक्ट्रा भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस टाइप का आता है। तो अगर मैं तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो तीनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यूवी जो स्पेक्ट्रा आता है वो हमारा इस टाइप का स्पेक्ट्रा होता है, यूवी स्पेक्ट्रा, जहां पे यहाँ पे हमारा लैम्डा होता है, यहाँ पे इसकी जो इंटेंसिटी है वो होती है, और ये यूवी स्पेक्ट्रा होता है। और आईआर स्पेक्ट्रा भी अगर हम देखें तो आईआर स्पेक्ट्रा भी हमारा थोड़ा इसी टाइप का होता है, जहां पे हमें ये डिफरेंट डिफरेंट पीक मिलती है, ये हमारा आईआर स्पेक्ट्रा होता है। तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो आईआर स्पेक्ट्रा है और जो यूवी स्पेक्ट्रा है ये इतने ब्रॉड है कि इनकी जो बैंड विड्थ है या फिर इन सिग्नल्स की जो विड्थ है वो काफी ज्यादा है। जैसे ये भी आईआर सिग्नल की विड्थ है, ये भी काफी ज्यादा है। यूवी और आईआर स्पेक्ट्रा की जो विड्थ होती है वो काफी ब्रॉड होती है, या फिर हम ये बोले कि ब्रॉड पीक आती है। और जबकि अगर हम इसका कंपैरिजन करें, यहाँ पे ये देखिए कि अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो इनकी जो पीक होती है वो नैरो पीक होती है, कि यूवी स्पेक्ट्रा की जो पीक है वो ब्रॉड पीक होती है, वाइड पीक होती है। जबकि आईआर स्पेक्ट्रा की जो पीक होती है वो एक शार्प पीक होती है। और दूसरे वर्ड से अगर हम बात करूं तो ये काफी रिजॉल्व होता है कि हम पीक्स को डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पीक एक डिफरेंट प्रोटॉन्स की है, ये डिफरेंट पीक आएगी, ये पीक डिफरेंट आएगी। पर आईआर में हमारे पास, जैसे हम सिंपल सी बात करें, जहां पे हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोजन्स होते हैं, जो एलिफेटिक हाइड्रोजन्स होते हैं, वहां पे जो CH की जो फ्रीक्वेंसीज आती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आती है वो एक रीजन्स में आती है। वहीं पे हमारी एल्डिहाइड की फ्रीक्वेंसी आती है कि एक ही रेंज के अंदर हमें आईआर की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज है वो हमें एक ही रेंज के अंदर मिल जाती है, जो कि हमारी 2700 से लेकर इतना है। इस रेंज के अंदर ही हमें sp3 CH फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। यहीं पे हमें वो जो हमारी एल्डिहाइड की होती है वो पीक मिल जाएगी। और कई बार क्या होता है, जो OH की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी इसी के साथ मर्ज होकर, ऐसे ही यूवी स्पेक्ट्रा में भी हमारे पास ऐसे ही होता है कि अगर इसके अंदर कई बार हमारे पास ऐसे दो हम प्रेजेंट होते हैं कि एक पीक ये होगी, एक पीक ये होगी। जबकि अगर हम एनएमआर के अंदर देखें तो एनएमआर में हमें ये काफी रिजोल्व स्पेक्ट्रा मिलता है, इसका रेजोल्यूशन काफी अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम एक कंसेप्ट का यूज करते हैं कि हमें ये पता है कि जब भी ट्रांजिशंस होती है, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो वहां से वो वापस फिर से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो वहां पे ये होता है एमिशन। और ये जो एमिशन होता है, इससे पहले डेल्टा E अगर इनका एनर्जी डिफरेंस है तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये मॉलिक्यूल कुछ टाइम स्पेंड करेगा, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डेल्टा टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, कि ये कितना टाइम स्पेंड कर रहा है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जहां हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं वहां पे हम एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयर विल बी सर्टेन अनसर्टेनिटी बिटवीन पोजीशन एंड द मोमेंटम। तो ये जो डेल्टा x और डेल्टा p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इसे x²/2 लिखता है। तो ये दो क्वांटिटीज है कि हम पोजीशन और मोमेंटम को हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जिनमें से एक क्वांटिटी हमारी यही होती है कि डेल्टा E और डेल्टा
टाउ की, इन्हें भी हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते कि टाइम स्पेंड इन एक्साइटेड स्टेट कितना है और ये डेल्टा ई कितना है, इसको भी हम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऐसी जो क्वांटिटीज होती है जिन्हें हम एक टाइम में एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसे हम कॉन्जुगेटेड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे जो डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा एच डेल्टा म्यू। तो यहाँ पे एच डेल्टा म्यू डेल्टा टाउ और एच कट को हम लिखते हैं, ये एच कट हमारा होता है एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 4 पाई, तो यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा डेल्टा म्यू डेल्टा टाउ, ये हमारा एच 1 अपॉन 4 पाई, ये चीज हमारी ये रिलेशन आती है यहाँ से, ये चीज इससे ही बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे एक चीज कि अगर डेल्टा टाउ अगर हमारा कम होगा उस केस में क्या चीज हो जाएगी, ये चीज हमारी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये डेल्टा टाउ अगर हमारा ज्यादा हो जाए तो उस केस में ये चीज हमारी कम हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो बैंडविड्थ जो हमारी आएगी वो हमारी कम हो जाएगी। तो इसी चीज को कि जो यूवी और जो आईआर होता है, यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशंस होती है ये होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के अंदर, तो ये वाले जो आईआर की जो ट्रांजिशंस होती है वो होती है वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर। और ये दोनों के दोनों जो एमिशंस होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये दो टाइप के एमिशंस होते हैं हमारे पास, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है और दूसरा हमारे पास आता है स्टिम्युलेटेड एमिशन। ये हमारे पास दो टाइप के एमिशन होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, एक स्टिम्युलेटेड एमिशन होता है। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिम्युलेटेड एमिशन क्या होते हैं कि जैसे ये पार्टिकल है, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, ये बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के, विदाउट एक्सटर्नल फैक्टर, ये अपने आप वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा। तो ऐसे एमिशंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, कि इसे वापस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए किसी भी एक्सटर्नल परटर्बेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब स्टिमुलेट एमिशन में क्या होगा कि जब भी कोई पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में गया है, वो तब तक ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा जब तक वो किसी पर्टिकुलर एक फोटोन के साथ इंटरेक्ट ना करे। जब ये किसी फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मींस ये जो फोटोन है वो इसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल परटर्बेशन की तरह एक्ट करेगा, तो जिसके बाद ये मॉलिक्यूल है वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। और ऐसे एमिशन को हम बोलते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। ऐसे एमिशन को हम बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, कि इस एमिशन को स्टिमुलेट किया जा रहा है इस फोटोन के थ्रू। अगर ये फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ये यहाँ पे एमिशन जो वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर नहीं आएगा। तो यूवी और आईआर के केस में स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, और जबकि एनएमआर के केस में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। जो अब विदाउट इंटरेक्शन के हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो तब तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा जब तक वो किसी एक्सटर्नल फोटोन के साथ इंटरेक्ट नहीं करे। मींस यहाँ पे वो ज्यादा टाइम के लिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे जो इसका लाइफ स्पेन है इन एक्साइटेड स्टेट, जो डेल्टा टाउ है वो होगा हमारा ज्यादा या फिर हाई होगा। तो यहाँ पे इसे किसी भी एक्सटर्नल परटर्बेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा कि वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर कम टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसका डेल्टा टाउ है वो होगा लो। सो मींस कि यूवी एंड आईआर के केस में, यूवी एंड आईआर के केस में जो डेल्टा टाउ की वैल्यू है वो होती है कम, और एनएमआर के केस में डेल्टा टाउ की वैल्यू है वो होती है ज्यादा। तो हमारे पास ये रिलेशन अभी हमने लिखा था कि ये रिलेशन जो आया है वो हमारा रिलेशन ये था। तो अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग अगर इसे मैं 1 ही कंसीडर कर लूं, ये वैल्यू है वो हमारी
1 से भी ज्यादा ही आनी चाहिए या फिर 1 के इक्वल होनी चाहिए फॉर द टाइम भी। अगर 4 पाई को अगर मैं इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमें ये कि 1/4 पाई से ज्यादा होना चाहिए, तो हम तो ये मान लेते हैं कि ये 1 से। अगर किसी केस में ये वैल्यू अगर स्मॉल है तो इसे इस फैक्टर से ज्यादा होने के लिए क्या कंडीशन बचेगी, इस चीज को क्या होना पड़ेगा, लार्ज होना पड़ेगा। कि मान लो अगर मेरे पास 10 है और मुझे आंसर चाहिए 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू अगर मेरी 0.1 है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मेरे पास ये दो वैल्यू है, एक मेरे पास 5 है और एक मेरे पास 0.2 है, तो मुझे चाहिए कि ये आंसर मेरा 1 से बड़ा आए, ये आंसर मेरा 1 से बड़ा आए या फिर 1 आए, तो मुझे ये चाहिए। तो अगर मैं इसको अगर स्मॉल कर देता हूँ 0.1 है तो मुझे आंसर 5 इंटू फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नंबर लेके चलते हैं कि 5 एंड 0.2, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये नंबर आता है मेरा 1। अगर मैंने इसकी वैल्यू को कम कर दिया 0.1, तो अगर मुझे आंसर 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना करूंगा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये आंसर मेरा 1 आएगा। तो मीन्स अगर ये पर्टिकुलर नंबर से अगर हमें ज्यादा चाहिए तो अगर एक अगर स्मॉल ज्यादा है तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर ये वैल्यू अगर स्मॉल हो जाएगी तो ये डेल्टा टाउ हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज होगा। यही कंसेप्ट है। इसमें हमारा क्या हो रहा है, एनएमआर के केस में क्या हो रहा है कि जो डेल्टा टाउ है, जो टाइम स्पेन है वो हाई है। तो अगर ये फैक्टर अगर हाई है तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है या फिर जो बैंडविड्थ है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। और इन केस ऑफ अगर यूवी देखे तो डेल्टा टाउ की वैल्यू स्मॉल होगी, लो होगी। अगर डेल्टा टाउ की वैल्यू स्मॉल होगी तो उस केस में जो ये फ्रीक्वेंसी है डेल्टा यू ये ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी कारण हम क्या बोलते हैं, हम यही देखते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रा होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रा होता है एज, और वहीं पे जो एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा है वो क्या होगा, शार्प होगा। तो हमें और कम करना है तो इसकी बैंडविड्थ को और कम करने के लिए हम सीधा सा क्या इंक्रीज कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे बी को, हम इंक्रीज कर देंगे। तो बी जब हम इंक्रीज करेंगे तो बी इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने एनर्जी गैप इंक्रीज कर दिया। और एनर्जी गैप इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो फोटोन है वो उसे एक हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन चाहिए होगा कि जहाँ पे वो उसके साथ इंटरेक्ट करे। तो फिर उस टाइम में क्या होगा, जो डेल्टा टाउ है वो जो टाइम स्पेन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ज्यादा इंक्रीज होने से ये जो पीक है वो हमारी और नैरो आ जाएगी, जो रिजोल्यूशन है इसका वो और इंक्रीज हो जाएगा एनएमआर स्पेक्ट्रा का। तो यही कंसेप्ट है कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो ज्यादा हाईली रिजोल्व या फिर जो इसकी जो नैरो पीक है वो क्यों आती है एज कंपेयर टू यूवी स्पेक्ट्रा या फिर आईआर स्पेक्ट्रा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।